न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने, मैंने बताया था कि 3 लॉज दिए थे, उन 3 लॉज के बेसिस पे हमारे लॉज ऑफ मोशंस डिसाइड हुए थे और ये अभी तक चल रहे हैं। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो था कि सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर एट रेस्ट, दे आर स्टेशनरी। हमारे आसपास कई सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो स्टेशनरी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मोशन में रहते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी जब तक उस पर किसी तरीके का फोर्स ना लगाया जाए। मतलब न्यूटन ये कहता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती ही रहेगी, और बॉडी अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक उस पर किसी तरीके का फोर्स ना लगाया जाए। अब कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, ये समझ में तो आ जाता है। लेकिन कोई बॉडी चल रही है, वो रुकेगी नहीं, चलती ही रहेगी अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेंगे। ये समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसका छोटा सा एग्जांपल ये समझिए, अगर फ्रिक्शन यानी जो फर्श पे हम चलते हैं या कुछ भी चीज़ है, जो फ्रिक्शन है अगर वो जीरो हो जाए, यानी फ्रिक्शन क्या करती है, हमारे मोशन को अपोज करती है, हमारे चलने के रास्ते को अपोज करती है। तो अगर वो ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी अगर चल रही है तो वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ठीक है, वैक्यूम में ऐसा होता है। वैक्यूम में क्या होता है, जैसे ऊपर अंतरिक्ष में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होती हैं। A body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force। ये वही कह रहा है, जब तक उसे किसी बाहरी फोर्स का असर नहीं लगाया जाएगा तब तक बॉडी कंटिन्यू ही रहेगी मोशन में, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। इट शुड बी नोटेड बाई सेइंग दैट, अच्छा कोई बॉडी अगर मोशन में है तो याद रखना वो हमेशा मोशन में ही रहना चाहेगी। द बुक विल चाहेगी। समझ में आया? लेट अस टेक सम एग्जांपल्स टू मेक, इसको और समझने के लिए, कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल, इट इज़ एट रेस्ट। अगर कोई बुक टेबल पे है तो वो रेस्ट पे कंडीशन में। द बुक अपने आप तो चलेगी नहीं, ठीक है, ना ही अपनी पोजीशन चेंज करेगी। उसको चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं अपने हाथों से या तो उठाना पड़ेगा, ठीक है। 10 इसमें क्या हो गया, बुक की पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है अपने हाथों का। एंड दिस ऑब्जर्वेशन सपोर्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और यहाँ से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन निकल के आता है। द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इफ मूविंग टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, ठीक है, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। उसके पीछे एक फिजिक्स की एक फिनोमिना है जिसका नाम है इनर्शिया। इनर्शिया होता है खुद का वेट होने के वजह से या खुद के मोशन के वजह से वो अपने आप में क्या एक पोजीशन को, जिस पोजीशन में वो है, अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो इसे बोलते हैं इनर्शिया। तो बेस्ड ऑन दिस इनर्शिया 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब जो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, इनर्शिया। और दूसरा है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ रिकॉग्नाइजेज दैट एवरी बॉडी, न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है कि हर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ इनर्शिया होता है। इनर्शिया इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेसिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। और इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली अपनी पोजीशन को अगर कोई चेंज करना चाह रहा है तो उस चेंज को रोकती है। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और उसे कोई मोशन में लाना चाह रहा है तो एक बारी को उसको रोकेगी। सिमिलरली अगर कोई बॉडी मोशन में है और अगर कोई उसको रोकना चाह रहा है, सपोज़ कोई आप चल रहे हो, बाइक से चल रहे हो और या कार में आप चल रहे हो, तो कार में आप बैठे हुए जब आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी बॉडी मोशन में है, ठीक है, तो आपकी बॉडी मोशन में रहना चाहिए। और सपोज़ एकदम से आपने ब्रेक लगाया तो आपकी बॉडी कुछ देर के लिए अपोज करेगी, रुकने को अपोज करेगी, वो चाहेगी कि वो कंटिन्यू चलती ही रहे। इसीलिए तो क्या होता है, जब ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, हमारा बॉडी का ऊपर वाला जो पार्ट होता है यानी चेस्ट वाला पार्ट वो आगे की तरफ झुकता है, जबकि पैरों वाला पार्ट वो उसे कोई असर नहीं होता। ऐसा क्यों? उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हमारे जो चेस्ट, जो लेग्स होते हैं वो हमारी कार्स के फर्श से अटैच्ड रहते हैं, क्योंकि हम उस पर टिका के रखते हैं तो उस पर अटैच रहेंगे। और जब उस पर अटैच रहते हैं तो क्या है कि अगर कार रेस्ट पे आती है ब्रेक लगने की वजह से, तो हमारे पैर जो उससे चिपके हुए थे वो भी रेस्ट में आने की कोशिश करेंगे, है ना, वो रेस्ट में आ जाएंगे।
लेकिन जो हमारे ऊपर वाला पार्ट है बॉडी का, चेस्ट वाला पार्ट, ये चाहेगा कि अगर ये मोशन में पहले था तो ये मोशन रहना चाहिए, तो ये आगे को ही बढ़ना चाहेगा, लेकिन कार पहले ही रुक गई, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। ये इनर्शिया की वजह से हमारी ऊपर की जो बॉडी है वो आगे की साइड गिरती है। ठीक है। सिमिलरली आपने देखा होगा जब हम ट्रेन में खड़े हुए होते हैं, ठीक है, और ट्रेन एकदम से चलती है तो क्या होता है, हम पीछे को गिरते हैं। क्यों? कि उस टाइम ऐसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी रेस्ट पे थी। अब सपोज़ ट्रेन चलने लगी तो हम, ट्रेन जब चलेगी तो फर्श पे हमारे पैर टिके हुए हैं, तो हमारे पैर भी आगे को चलना चाहेंगे, लेकिन ऊपर वाली बॉडी जो थी वो रेस्ट पे रहना चाहेगी। क्यों? क्योंकि वो हवा में, वो किसी से अटैच नहीं है, तो वो रेस्ट पे रहना चाहिए। तो क्या होगा, हम एकदम से पीछे को जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो पीछे वाली वो जो बॉडी थी वो रेस्ट में रहना चाह रही थी और हमारे पैर आगे निकल गए, तो हम एक बारी को पीछे को गिरते हैं, और जब ब्रेक लगते हैं तो क्या करते हैं, हम आगे को गिरते हैं। समझ में आ गया इसके पीछे रीज़न? इमेजिन कर पा रहे होंगे। अब याद रखना, जितनी हैवी बॉडी होगी, जितना उसका मास होगा, उतना ज़्यादा उसके अंदर इनर्शिया होगा। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट। जितना ज़्यादा वेट होगा, जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, और जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतनी ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी किसी बॉडी को मोशन में लाने में। इमेजिन कीजिए एक छोटी सी बॉल है, ठीक है, वो फर्श पर रखी हुई है, अब उसका मास कम है, तो उसको मोशन में लाने के, उसका इनर्शिया क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कम होगा, क्योंकि मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगा। उसको मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स कम लगानी पड़ेगी। अब इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ी आयरन की बॉल है, ठीक है, अब उसका मास ज़्यादा है, तो मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। अब इनर्शिया ज़्यादा है तो यानी उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज़्यादा ताकत का फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हमारी फोर्स लगाने की जो वॉल्यूम होगी वो ज़्यादा होगी। दैट इज़, इन्होंने लिखा भी है, हैवी द ऑब्जेक्ट, हैवियर द ऑब्जेक्ट इज़, मोर इज़ द इनर्शिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बता दिया है स्टोन वाला और फुटबॉल वाला। आगे बढ़ते हैं। दस अ स्टोन, आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब ये देखिए फिगर 13 ही दिखा रहा है मास के ऊपर। एक छोटी कार है, उसको आगे पुश करना इजी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो इनर्शिया होगा वो क्या होगा, कम होगा। लेकिन सिमिलरली ये बड़ी वाली कार को पुश करना बहुत डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो मास होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसका वेट बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा वेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा, जिसकी वजह से इसे मोशन में लाने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। ठीक है, फॉर द, इससे ऊपर वाले पोर्शन से आपको एक चीज़ क्लियर होती है। वी कॉन्क्लूड दैट टू ओवरकम द इनर्शिया एंड मेक अ बॉडी मूव फ्रॉम द रेस्ट वी मस्ट अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स। ऊपर वाले पॉइंट से जो हमने पढ़े, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर हमें इनर्शिया के असर को ख़त्म करना है तो हमें उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, जितनी फोर्स इनर्शिया लगा रहा है अपनी स्टेट को, अपने मोशन या अपने रेस्ट को बनाए रखने के लिए, उससे ज़्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करेगी। वी कैन इलस्ट्रेट द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विद अ सिंपल डिस्क्राइब बिलो। एक इन्होंने ये फिगर 14 में एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास के ऊपर एक कार्ड रखा और कार्ड के ऊपर एक कॉइन रखा। अभी इन्होंने क्या किया, इस कार्ड को उंगली से ना फ्लिकर करके उड़ा दिया, तो क्या होगा, वो कॉइन जो था वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, लेकिन ये कार्ड पे फोर्स लगा तो ये मोशन में आ जाएगा। लेकिन कॉइन कहाँ रहना चाहेगा, रेस्ट पे। तो जैसे हम इसको फ्लिक करेंगे ना, कार्ड तो आगे बढ़ जाएगा और कॉइन कहाँ होगा, वो गिलास में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भले ही वो हमारा कार्ड उस पर फोर्स लगा, लेकिन उसके ऊपर जो एक कॉइन रखा हुआ था ये रेस्ट पे ही रहना चाहा। इनिशियली बोथ द कार्ड एंड द कॉइन आर इन रेस्ट। स्टार्टिंग में क्या था, दोनों कार्ड और कॉइन दोनों ही रेस्ट पे थे। अब क्या हुआ, किसी ने हिट किया कार्ड को विद फिंगर, तो क्या होगा, एक कार्ड पे फोर्स लगेगा जिसकी वजह से वो रेस्ट से किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी। ड्यू टू दिस द कार्ड मूव्स अवे, इसकी वजह से कार्ड क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, अवे फ्रॉम द माउथ ऑफ द टम्बलर। द फोर्स ऑफ अर फ्लिक हाउएवर डज नॉट एक्ट ऑन द कॉइन। जो फोर्स हमने कार्ड पे लगाई वो कॉइन पे नहीं आएगी, इसलिए कॉइन क्या होगा, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया। एंड व्हेन द कार्ड मूव्स अवे द कॉइल फॉल्स, इसलिए वो रेस्ट पे रहने की वजह से क्या होगा, कॉइन कहाँ,
कॉइन उड़ के आगे नहीं जाएगा, जबकि वो कॉइन ग्लास में ही आगे अंदर गिर जाएगा। वी विल नाउ कंसिडर द सेकेंड पार्ट ऑफ द, अब हम न्यूटन का सेकेंड, इसी में फर्स्ट लॉ का ही सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। वो क्या कहता है कि एक बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए जब तक उस पर किसी तरीके का एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। ये इसका सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट क्या कह रहा था कि अगर कोई रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए। अब दूसरा क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहिए। अब इमेजिन उन्होंने क्या किया, हाँ ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ़ देयर वर नो एयर रेसिस्टेंस, अगर हवा का कोई रेसिस्टेंस नहीं है और किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं है, तो अगर कोई साइकिल चल रही है तो वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। इट वुड नॉट स्टॉप बाय इटसेल्फ, वो अपने आप रुकेगी नहीं। ठीक है, यानी अगर इनर्शिया बेसिकली क्या है, कोई फोर्स अपोज करने वाला नहीं है, जैसे कि फ्रिक्शन नहीं है और ब्रेक नहीं है और आपका क्या है, बिल्कुल मक्खन वाला सिस्टम है, तो क्या होगा, बॉडी कंटिन्यू चलती रहेगी। We will now describe some everyday observation which are based on the property of inertia of body. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये कह रहा है when a hanging carpet is beaten। अब आपने देखा होगा, आप जो आपकी कारपेट होती है वो गंदी हो जाती है तो क्या करते हैं लोग, उसे दीवार में झटका मारते हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो कारपेट होती है, कारपेट में क्या होता है, डस्ट जो होती है वो चिपकी भी रहती है, रेस्ट में रहती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, उसको उठाते हैं और हवा में घुमाते हैं तो वो कारपेट मोशन में आ जाती है और साथ के साथ वो डस्ट पार्टिकल भी क्या होते हैं, मोशन में आ जाते हैं। अब हम जैसी दीवार से टकराते हैं तो कारपेट क्या आ जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब हम हवा में से उड़ा रहे हैं तो मोशन में, लेकिन जैसी ही दीवार पे मारेंगे तो क्या आ जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी। जैसी ही वो रेस्ट पे आएगी तो वो जो डस्ट पार्टिकल थे उसके अंदर, वो चाहेंगे कि हम कंटिन्यू आगे मोशन में रहें, तो वो हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या, वो वहीं के वहीं आगे को बढ़ेंगे और दीवार से झटका खा के वो नीचे गिर जाएंगे, डस्ट के पार्टिकल्स। ठीक है, सिमिलरली ये कार और बस वाला एग्जांपल मैं बता चुका। जब हमने कार में देखा होगा, कार जब स्टार्ट होती है तब पैसेंजर पीछे को गिरते हैं। क्यों? अभी मैंने बताया था, जब कार स्टार्ट होगी तो पीछे को इसलिए गिरते हैं बिकॉज बॉडी रेस्ट पे रहना चाहती थी, लेकिन पैर हमारे आगे को बढ़ गए और ऊपर वाला चेस्ट वाला पार्ट पीछे ही रहना चाहेगा, इसलिए वो पीछे को धक्का लगता है। सिमिलरली जब कार और बस स्टॉप होती हैं तो पैसेंजर आगे को गिरते हैं। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी बॉडी मोशन में रहना चाह रही थी, पर जैसे ही ब्रेक लगे तो पैर तो रेस्ट पे आ गए, लेकिन ऊपर वाला पार्ट मोशन में रहना चाह रहा था, तो वो आगे को ही जाना चाह रहा था, तो वो एकदम आगे को झटका लगेगा। ठीक है, इसलिए सीट बेल्ट पहनने को कहा जाता है, ताकि नीचे वाला पार्ट तो रेस्ट पे आ जाएगा, लेकिन चेस्ट वाले पार्ट को रोकने के लिए सीट बेल्ट पहनी जाती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा, जब कहीं मोड़ आता है तो कार अगर एकदम से शार्प टर्न लेगी तो शार्प टर्न होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपोजिट साइड को गिरते हैं। मतलब अगर हम राइट को टर्न लेंगे तो हम लेफ़्ट की साइड को गिरेंगे। होता है ऐसा कई बार। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी स्ट्रेट जाना चाह रही थी, आपने उसे एकदम से राइट मोड़ दिया तो वो उस मोशन को राइट जाने से अपोज करेगी, और अपोज करने की वजह से वो अपोज किस डायरेक्शन में करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। तो राइट मुड़ेगी गाड़ी तो उसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा होगा, लेफ्ट, इसलिए बॉडी किस साइड को गिरती है, लेफ्ट साइड को। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, above discussion, it is clear that Newton's first law of motion give us a definition of force. It says that a force is something which changes or tend to change the state of a motion. यहाँ से एक definition और निकल के आती है कि force कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बॉडी को रेस्ट पे लाने की या मोशन में लाने की कोशिश करती है। अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, सेकंड पार्ट ये है सेकंड लॉ ऑफ अ मोशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।